स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। मैकाले का मिनट और वुड्स डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. औद्योगिक विकास, बी. कृषि सुधार, सी. शिक्षा सुधार, डी. न्यायिक सुधार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, शिक्षा सुधार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मैकाले के 1835 के मिनट में भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की सिफारिश की गई थी। इसमें तर्क दिया गया था कि अंग्रेजी शासक वर्ग की भाषा है, आधुनिक ज्ञान की कुंजी है और यह भारत में पुनर्जागरण की चिंगारी जलाएगी। 1854 का वुड्स डिस्पैच भारत में शिक्षा के विस्तार के लिए एक व्यापक योजना थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण नीतियां स्थापित की गई। दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में सुधार से जुड़े हैं, अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। पोलियो रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 और वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 को विश्व स्तर पर समाप्त घोषित कर दिया गया है। 2. वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही स्थानिक है। 3. पोलियो रोग से बचाव के लिए केवल ओरल पोलियो वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पोलियो रोग वाइल्ड पोलियो वायरस 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 और वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 को क्रमशः वर्ष 2015 तथा वर्ष 2019 में समाप्त घोषित किया गया था, अतः कथन 1 सही है। वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही पाया जाता है, अतः कथन 2 सही है। पोलियो रोग से बचाव के लिए 2 टीके इस्तेमाल किए जाते हैं, वे ओरल पोलियो वैक्सीन और निष्क्रिय पोलियो वायरस वैक्सीन है। आईपीवी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, जैव ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गन्ना, मक्का और सोयाबीन का उपयोग जैव ईंधन बनाने के लिए किया जाता है। 2. इनका उपयोग केवल परिवहन ईंधन के रूप में किया जा सकता है। 3. जीवाश्म ईंधन की तुलना में इनमें उत्सर्जन की तीव्रता अधिक होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जैव ईंधन आमतौर पर जैविक पदार्थों जैसे बायोमास तथा प्राकृतिक अपशिष्ट का उपयोग करके बनाए गए तरल ईंधन होते हैं। जैव ईंधन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विशिष्ट सामग्री गन्ना, मक्का और सोयाबीन है, अतः कथन 1 सही है। अधिकांश जैव ईंधन का उपयोग परिवहन ईंधन के रूप में किया जाता है, लेकिन उनका उपयोग हीटिंग और बिजली उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। जैव ईंधन में जीवाश्म ईंधन की तुलना में उत्सर्जन तीव्रता कम होती है और इसलिए यह परिवहन को कार्बन मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना ऋषि पतंजलि ने की थी और यह भारतीय दर्शन के 6 रूढ़िवादी स्कूलों में से एक है। 2. इसका सांख्य स्कूल से निकट संबंध है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। योग दर्शन स्कूल योग दर्शन की स्थापना ऋषि पतंजलि ने की थी और यह भारतीय दर्शन के 6 रूढ़िवादी स्कूलों में से एक है। यह शारीरिक तथा मानसिक अनुशासन की एक विधि प्रस्तुत करता है, अतः कथन 1 सही है। इसका सांख्य दर्शन से निकट संबंध है। सांख्य और योग विद्यालयों के अनुसार ब्रह्मांड 2 वास्तविकताओं से बना है, पुरुष चेतना तथा प्रकृति पदार्थ, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, फिनफ्लुएंसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वे खुदरा निवेशकों को वित्तीय निवेश के विभिन्न क्षेत्रों पर जानकारी और सलाह प्रदान करते हैं। 2. वे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फिनफ्लुएंसर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, जिन्हें लोकप्रिय रूप से फिनफ्लुएंसर के रूप में जाना जाता है, खुदरा निवेशकों को स्टॉक ट्रेडिंग, व्यक्तिगत वित्त और म्यूचुअल फंड जैसे वित्तीय निवेश क्षेत्रों पर जानकारी और सलाह प्रदान करते हैं, अतः कथन 1 सही है। फिनफ्लुएंसर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के साथ पंजीकृत नहीं है या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण द्वारा विनियमित नहीं है, जिससे वे पूंजी बाजारों का एक रिस्की सेगमेंट बन जाते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है,
स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक वे उन्नत परमाणु रिएक्टर हैं जिनकी बिजली उत्पादन क्षमता पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की लगभग 1/3 है। 2 SMR की पूर्व निर्मित इकाइयों का निर्माण किया जा सकता है और फिर उन्हें साइट पर भेजा तथा स्थापित किया जा सकता है। 3 SMR को मौजूदा ग्रिड में या छोटे विद्युत उत्पादन के लिए दूर से ऑफ ग्रिड में स्थापित किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMRS। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर उन्नत परमाणु रिएक्टर है। इनकी बिजली क्षमता 300 मेगावाट प्रति यूनिट तक है जो पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की उत्पादन क्षमता का लगभग 1/3 है, अतः कथन 1 सही है। SMR की पूर्व निर्मित इकाइयों का निर्माण किया जा सकता है और फिर उन्हें साइट पर भेजा तथा स्थापित किया जा सकता है, जिससे उन्हें बड़े विद्युत रिएक्टरों की तुलना में निर्माण करना अधिक किफायती हो जाता है, अतः कथन 2 सही है। इन क्षेत्रों में ट्रांसमिशन और ग्रिड क्षमता की पर्याप्त लाइनें नहीं है, वहां SMR को मौजूदा ग्रिड में या छोटे विद्युत उत्पादन के लिए दूर से ऑफ ग्रिड स्थापित किया जा सकता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। 1 सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, 2 ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, 3 सभी के लिए सूचना, 4 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण। उपर्युक्त में से कौन डिजिटल इंडिया पहल के 9 स्तंभों में शामिल है? A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1, 2 और 3, D 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D 1, 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डिजिटल इंडिया पहल। डिजिटल इंडिया पहल विभिन्न सरकारी मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित एक व्यापक कार्यक्रम है। इसका समग्र समन्वय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य विकास के 9 स्तंभों को आवश्यक बल प्रदान करना है, अर्थात ब्रॉडबैंड राजमार्ग, मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुंच, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, अतः विकल्प D सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 राष्ट्रपति को अपने आधिकारिक कार्यों के लिए कानूनी दायित्व से व्यक्तिगत प्रतिरक्षा प्राप्त है। 2 अपने कार्यकाल के दौरान वह किसी भी आपराधिक कार्यवाही से मुक्त है, यहाँ तक कि अपने व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में भी। 3 15 दिनों का नोटिस देने के बाद उसके व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में उसके कार्यकाल के दौरान उसके खिलाफ दीवानी कार्यवाही शुरू की जा सकती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय राष्ट्रपति के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। राष्ट्रपति को अनेक विशेषाधिकार और छूट प्राप्त हैं। उसे अपने आधिकारिक कार्यों के लिए कानूनी दायित्व से व्यक्तिगत प्रतिरक्षा प्राप्त है, अतः कथन 1 सही है। अपने कार्यकाल के दौरान वह किसी भी आपराधिक कार्यवाही से मुक्त है, यहाँ तक कि अपने व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में भी, अतः कथन 2 सही है। 2 महीने का नोटिस देने के बाद उनके व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में उनके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ सिविल कार्यवाही शुरू की जा सकती है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, घड़ियाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 IUCN रेड लिस्ट के अनुसार वे एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति हैं। 2 भारत में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां उनका प्राथमिक निवास स्थान है। 3 घड़ियालों की थूथन पर एक प्रमुख हड्डीदार उभार होता है जिसे घारा कहा जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। घड़ियाल। IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार घड़ियाल गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं, अतः कथन 1 सही है। घड़ियाल भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु और महानदी ब्राह्मणी, बैतरणी नदी प्रणालियों में व्यापक रूप से वितरित थे। वर्तमान में उनकी मुख्य आबादी गंगा की 3 सहायक नदियों, भारत में चंबल और गिरवा और नेपाल में राप्ती नारायणी नदी में पाई जाती है, अतः कथन 2 सही है। थूथन पर हड्डी जैसा उभार घड़ियालों की एक विशिष्ट विशेषता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1855 के संथाल हूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हो, चांद और भैरव मुर्मू ने किया था। 2 इसके कारण संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876 लागू हुआ। 3 संथाल परगना का गठन भागलपुर और बीरभूम जिले से हुआ था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1855 का संथाल हूल। 1855 का संथाल हूल भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सबसे शुरुआती किसान विद्रोहों में से एक था। इसका नेतृत्व 4 भाइयों सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव मुर्मू के साथ साथ बहनों फूलों और झानों ने भी इसका नेतृत्व किया था। अतः कथन 1 सही है। इस विद्रोह के कारण संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876 लागू हुआ। अतः कथन 2 सही है। 1855 के संथाल विद्रोह के पश्चात भागलपुर और बीरभूम जिलों से संथाल परगना का गठन किया गया था। परगना के अपने कानून थे। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, संपूर्णता अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया 1 साल का अभियान है। 2, इसका उद्देश्य आकांक्षी जिलों में 5 चिन्हित संकेतकों और आकांक्षी ब्लॉकों में संतृप्ति प्राप्त करना है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संपूर्णता अभियान। नीति आयोग ने 3 महीने का संपूर्णता अभियान शुरू किया है। अतः कथन 1 सही नहीं है। इसका उद्देश्य 500 आकांक्षी ब्लॉकों और 112 आकांक्षी जिलों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों में संतृप्ति प्राप्त करना है। अतः कथन 2 सही नहीं है। यह स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा जैसे विषयों पर केंद्रित है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारतीय संविधान की 3री अनुसूची निम्नलिखित से संबंधित है। ए, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। बी, पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां। सी, शपथ और प्रतिज्ञान के प्रकार। डी, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।